हाँ जी। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, दो बार नहीं करेंगे। जल्दी बताइए, वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं? रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रही है? हाँ हाँ जी। हेलो। चलो, तो वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग जीव का विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव का विज्ञान, दैट इज़ बायोलॉजी। और जब जीव की बात आती है तो हर जीव जो बना होता है वो एक कोशिका से बना होता है, एक सेल से बना होता है। जैसे कि हमारे घर जो होते हैं, अगर उनको हम तोड़ के देखें तो उसमें हर एक ईंट मिलेगी हमें। ईंट ईंट मिलकर घर बनता है, ठीक है। वैसे ही सेल और सेल और सेल और सेल मिल के क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है कि सेल्स मिलके टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। वो हम कल थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टिश्यूज़ चैप्टर को उठाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल, जिसको कि हिंदी में कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या होती है आप समझ ही होंगे थोड़ा सा। जिन लोगों को अगर नहीं पता है उन लोगों को, वैसे तो इतना तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। इतना तो स्कूल की यादें ताज़ा होंगी। या यस यस यस, रिकॉर्डिंग यस। एक बार मैं वहीं से स्टार्टिंग कर देता हूँ रिकॉर्डिंग की, नहीं तो फिर चलो। हाँ जी, ठीक है। तो सेल, आई होप इतना तो आप लोग समझ ही होगे। हाँ, सीमेंट भी होता है, अच्छा। हाँ, सीमेंट टीमेंट भी डालेंगे, सेल में डालेंगे, चिंता मत करो। तो सेल क्या होती? गाड़ी वाला इसी टाइम आता है बिल्कुल, है ना, कचड़ा वचड़ा लेके। और आज देखेंगे कि सेल में जो है कचड़ा कौन लेके जाता है, कचड़ा कौन निकालता है, ठीक है। हमारे घर में तो गाड़ी वाला आता है, सेल के पास के गाड़ी वाला है कि नहीं है, ये आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सेल यानी कोशिका, ये एक, अगर हम बात करें तो एक ऐसी फंडामेंटल यूनिट है जिससे कि हमारे सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, ठीक है। अब इसी स्लाइड में तो पूरा लेक्चर ख़त्म नहीं करना है, तो अगली स्लाइड में बढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं आज के इस लेक्चर में, वो समझ लेते हैं पहले। तो हम सेल में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन डिस्कवरी एंड देन उसकी सेल की थ्योरी, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट में हम ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे। देन उसके बाद सेल ऑर्गेनल में क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे और हमारा फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर घर जाएंगे अपने सभी लोग बस्ता उठा के, ठीक। तो अभी सेल डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो यहाँ पर इसके पहले लगा रखा है ना, ये सब कुछ, ये काइंड ऑफ रिवीजन के लिए, जब हम लास्ट में आएंगे तो काइंड ऑफ इससे हम रिवीजन कर सकते हैं। या फिर आपको भी जब भी लगे कि यार रिवीजन करना है, ठीक है, तो दो तीन ये जो शुरू में स्लाइड लगी हुई है, ये आप काइंड ऑफ आपके लिए ऐसे हैं कि भाई आपने देखा पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लाइजोसोम क्या था, एंडोप्लाज्म, मतलब इस तरह से भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे, है ना। खैर, तो स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, सेल की डेफिनेशन से। तो सेल की डेफिनेशन क्या है? तो सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारे घर का ईंटा है, ठीक है, वैसे ही ये है सेल की मतलब सेल है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, खोज किसने करी थी? तो ये हमारे एक रॉबर्ट हुक जी करके थे। इन्होंने जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है, जिसको कि हम कॉर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क जो होती है बार्क की छाल में, उसमें इन्होंने इस सेल की डिस्कवरी करी थी। जब इन्होंने अपना इसमें माइक्रोस्कोप लगाया तो इन्होंने देखा कि ये हनी कॉम्ब टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो इनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हनी कॉम्ब अपार्टमेंट, जैसे कि जो मधुमक्खियाँ अपना जो छत्ता बनाती है तो छत्ते में जो शहद डालती हैं कुछ इस तरह का, है ना, साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर होता ही है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को उनको मिला था। और यहीं से इन्होंने सेल्यूला टर्म दिया था, सेल्यूला, ठीक है। सेल्यूला का मतलब होता है रूम, ठीक है। लैटिन भाषा में सेल्यूला का मतलब होता है रूम। तो वहीं से ही सेल का नाम पड़ा, जो कि जब रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवरी करी थी तब इसका नामकरण किया था सेल्यूला, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी को आगे और किसने बढ़ाया, क्योंकि ये जो सेल की डिस्कवरी करी गई थी रॉबर्ट हुक जी के द्वारा, दैट वाज अ डेड सेल, एक मृत कोशिका थी ये, ठीक है। सेल डिस्कवरी जो उन्होंने करी थी वो एक डेड सेल की थी, एक लिविंग सेल की नहीं थी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो लिविंग सेल यानी कि जो जीवंत कोशिका है उसकी खोज करी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन द ईयर 1674। और इन्होंने कब करी थी? 1665 में। ये आई थिंक लिखा नहीं हुआ है और आपको ये याद करना है, ठीक है। सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? 1665 में, रटना है आपको ये चीज़। और 1674 में डिस्कवरी करते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक फ्री लिविंग सेल की। कहाँ पर?
पॉन्ड वाटर में, जो तालाब का पानी था उसमें। न्यूक्लियस क्या होता है नहीं पता है, तो हम आगे देखेंगे। उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और प्रोटोप्लाज्म की नामकरण किया था प्रोटोप्लाज्म का पुरकिंजे ने। अब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं भी आप आगे समझेंगे। अब डिस्कवरीज थी तो भाई डिस्कवरी में लगे हाथ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं सेल की थ्योरी किसने दी। तो सेल की थ्योरी है क्या? तो सेल की थ्योरी ये है, ये बोलती है कि जितने भी सारे प्लांट और एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब सेल के बने हुए हैं। ये है सेल थ्योरी, यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बोल दिया था शेल्डन और स्वान ने इन द ईयर 1838, 1838 में, ठीक है। ये थ्योरी दी गई थी। और जब मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो जब ये ईयर्स आएंगे, जैसे ये 1838 या फिर कुछ, तो मैं तुमसे पूछूंगा बायो में हमने क्या पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना इसको। और इस पर फर्दर काम किया रुडोल्फ वर्चोव ने। इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी एक फेमस थ्योरी दी, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, सेलुला ए सेलुला, ठीक है। तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी 1855 में, जिसमें इन्होंने बोला था कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो नई कोशिका बनती है वो जो पहले से कोशिका है उसी से बनती है। वो कैसे बनती है उसको सेल डिवीजन वगैरह बोलते हैं, वो सबसे आखिर में पढ़ेंगे, लास्ट में, ठीक है। तो शेल्डन और स्वान ने सबसे पहले 1838 में दी थ्योरी, और उन्होंने बोला कि सब कुछ जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब सेल के बने हुए हैं, बेसिक सी, 1838 में। देन इसको फर्दर इम्प्रोवाइजेशन का काम करते हैं वर्चोव जी, रुडोल्फ वर्चोव। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? सेलुला ए सेलुला। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इन्होंने बोला। अब ये थोड़ा सा बेसिक्स होते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी, सबसे छोटी कौन सी है, और इस तरह की चीजें, ठीक है। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो सबसे बड़ी जो हमारी कोशिका होती है वो होती है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा गैलेक्टम करके उसका पूरा नाम होता है, लेकिन इन शॉर्ट आपको माइकोप्लाज्मा याद रखना है। ये क्या होता है? एक तरह का बैक्टीरिया होता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। जैसे ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अंडा होता है, वो सिर्फ एक सेल होता है, तभी तो सबसे बड़ा है। वो सिर्फ एक सेल होता है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना। और लार्जेस्ट सेल, अब ह्यूमंस में बात करें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ह्यूमंस में सबसे बड़ी होती है ओवम। जो शुक्राणु होता है फीमेल्स में, फीमेल का जो सेक्स सेल होता है वो ओवम होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? ये स्पर्म होता है, जो कि शुक्राणु कहलाता है, जो कि मेल सेक्स सेल होता है। सोचो, अगर लार्जेस्ट सेल है ह्यूमंस में ओवम, तो ये मेल में तो होगा नहीं, और स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म, ये फीमेल्स में नहीं होगा। तो फिर फीमेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा और मेल में सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? ये जल्दी से गेस करके बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमंस में, अगर हम बात करें मेल में, ठीक है, क्योंकि ये तो फीमेल में होती है, तो मेल में हो जाएगी, मेल में लार्जेस्ट हो जाएगी न्यूरॉन। और न्यूरॉन ध्यान रखना भाई, ये न्यूरॉन तो कॉमन होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट सेल भी होती है। न्यूरॉन के बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल के लेक्चर में होपफुली हम लोग पढ़ेंगे, जब न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। तो न्यूरॉन सबसे लंबा होता है सेल, और ये थोड़ा सा इलोंगेटेड शेप का होता है, खिंचा हुआ होता है। और फीमेल में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है? फीमेल में शॉर्टेस्ट, क्योंकि उनके पास स्पर्म तो होता नहीं फीमेल के पास, तो उनका शॉर्टेस्ट होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ठीक है। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेल में क्या पढ़ेंगे? आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, एक बार कंफर्म कर देंगे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। पार्ट्स ऑफ सेल में हम अब पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। यस, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। फीमेल में डिम्बाणु होता। डिम्बाणु क्या होता है भैया? ये डिम्बाणु तो पहली बार सुनना है, ये डिम्बाणु तो ये लॉन्गेस्ट होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेल में आते हैं, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसी को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ अलग नहीं होता है। ये क्या होता है? ये सबसे सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन हर सेल में ये आउटर मोस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी सेल्स में, जैसे हमारी ह्यूमंस की सेल है, ठीक है, तो उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो झिल्ली होगी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे।
ये जो कंटेंट ऑफ द सेल होते हैं उनको होल्ड करके रखता है भाई। जैसे कि ये कोशिका है, कहाँ गया, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये सेल है, ठीक है। तो ये जो लेयर आप एकदम आउटर मोस्ट देखेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। तो जो जो एकदम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये थिन होती, बहुत पतली होती, इलास्टिक होती है, ऐसा नहीं कि रिजिड है एकदम और थोड़ा सा दब नहीं रही है, खींच नहीं रही है, क्योंकि इसको दबना और खींचना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो भी अभी समझेंगे आप। लिविंग होती है नेचर में, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो देख लिया, और एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को, है ना। अब जिस भी शेप में मुड़ जाएगी वैसा ही शेप हो जाएगा सेल का, इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक। अब ये जो होती है इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, बिकॉज हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ते रहेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर चीज़ों को। फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, फुल्ली परमिएबल नहीं होता। दो तरह की मेम्ब्रेन हो सकती हैं, झिल्ली हो सकती है। फुल्ली परमिएबल का मतलब होता है कि वो सबको अलाउ कर रहा है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, सबको ही आ जाओ, घुस जाओ आके अंदर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि वो सेलेक्टिवली चीज़ों को काइंड ऑफ बॉडी गार्ड टाइप एक्ट करता है। वो बॉडी गार्ड टाइप की सबको अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ कुछ लोग को अंदर आने देगा, कुछ लोग को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल है, या फिर सेमी परमिएबल भी इसी को बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये किससे बना होता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं, प्रोटीन और लिपिड्स। और इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितना % प्रोटीन और कितना % लिपिड है, तो 50% प्रोटीन होगा आपका और 50% लिपिड्स होगा, ठीक है। 50% प्रोटीन होगा और 50% इसमें लिपिड होगा। अब ये लिपिड कहाँ से बनता है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स टू सेल टू इंगल्फ। इंगल्फ का मतलब होता है चीज़ों को अंदर लेना। तो अगर फ्लेक्सिबल ना होती सेल मेम्ब्रेन तो सेल हमारी किसी भी चीज़ को अंदर बाहर ना कर पाती, ठीक है। तो इंगल्फ का ये मतलब लिखा हुआ है, फूड और अदर मटेरियल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लेना, सिंपल, ठीक है। रिवाइज करें, सेल मेम्ब्रेन कैसी थी, सबसे आउटर मोस्ट थी, इलास्टिक थी, लिविंग थी, सेमी परमिएबल थी, और कंटेंट ऑफ द सेल को होल्ड करके रख रही है। खत्म, ठीक। अब आ जाते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसका ऐसा सेल से स्पेसिफिक कोई सेल का पार्ट नहीं होता है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर बाहर है ना। तो अगर अंदर बाहर जब मूवमेंट होता है तो उसी से संबंधित हम ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब गैसों का मूवमेंट अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर होता है। वो किस हिसाब से होता है गैसों का मूवमेंट, वो गैसों का मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में होता है। ये ऐसा नहीं कि सेल में ही होता है, मतलब मैं आपको इन जनरल जैसे बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सुबह देखा होगा, हो सकता है कि आपने पूजा करी हो, मम्मी ने आपकी पूजा करी हो, तो अगरबत्ती जलाई होगी। पहले तो मम्मी ने वहाँ जलाई है ना पूजा घर में, उसके बाद पूरे घर में जो है फैल गई महक, वो डिफ्यूजन से फैली, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मम्मी ने यहाँ पर जलाई है ना अगरबत्ती, और यहाँ पर एकदम हाई कंसंट्रेशन है उस उनके मॉलिक्यूल का, जो अगरबत्ती का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो फ्रेग्रेंस है, धीरे धीरे ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला गया, ठीक है। और ये डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। गैसों में सबसे ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, सॉलिड में सबसे देर में होता है। अब सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। क्लास में याद करो, है ना, क्लास में जब हमारा लास्ट पीरियड हुआ करता था तो टीचर लिख देता था ना, और फिर जब अगले सुबह आते थे हम लोग तो उसको डस्टर से रब करते थे। तो जब डस्टर से रब करते थे तो पूरा बोर्ड जो है सफ़ेद हो जाता था कि नहीं, मतलब हल्का सा नहीं, वाइटिश नेचर का हो जाता था। फिर कभी कभी फिर आते थे एक लोग, वो साफ़ करते थे, पूरा उसको काला करते थे, है ना। तो जो ब्लैक बोर्ड है, कहीं कहीं पे हमारे स्कूल में ग्रीन बोर्ड हुआ करता था, ठीक है। तो उसको रब करने से हल्का सा वाइटिश टाइप हो जाता था, तो वो डिफ्यूजन ही है कि भाई यहाँ पर मान लो कि मैंने चौक चला रखी, जब इसको डस्टर से रब किया तो वो सॉलिड हर जगह डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। लिक्विड में अगर बात करूँ तो जैसे मान लो कि मैंने इंक डाल दी इसमें पानी में, ठीक है, तो जैसे मान लो जैसे डाली तो यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन है, धीरे धीरे फैल के हाई से लो में वो पूरा नीला हो जाएगा। तो दिस इज़ द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ये डिफ्यूजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, एज सिंपल एज दैट। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसको परासरण बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस होता है काइंड ऑफ डिफ्यूजन ही होता है, यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक झिल्ली के थ्रू होता है, जैसे कि हमारी सेल है, जैसे कि हमारी कोशिका है।
तो अब ये मान लो कि एक हमारी सेल है, ये कोशिका है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अच्छा, रेड ब्लड सेल पता है आप लोगों को, एक ऐसी सेल होती है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, ठीक है। तो ये हमारी आरबीसी है, ठीक। अब आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी को हमने डाल दिया एक ऐसे सोल्यूशन में, ठीक है, जहां पर कंसंट्रेशन अंदर भी उतना ही है जितना बाहर है, तो कोई भी मूवमेंट किसी भी तरह का नहीं होगा, और इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन मान लेते हैं हमने एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया आरबीसी को जहां पर क्या है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है और अंदर लो कंसंट्रेशन है। किसका किसका किसका? वाटर का ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन होता है इस चीज़ को लेकर, हाई किसका किसका लो। हमेशा वाटर का ध्यान रखना, बस वाटर को पकड़ के चलना, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, और किसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं? वाटर की। तो बाहर पानी ज़्यादा है, अब देखो भाई, क्योंकि सॉल्ट भी हो सकता है, सॉल्ट भी होगा, मान लेते हैं इसमें भी, पानी में भी सॉल्ट मिला हुआ है, यहाँ भी सॉल्ट है, लेकिन क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, तो सबको तो अलाउ करेगी नहीं कि भाई सॉल्ट भी आ जाओ, सब कुछ आ जाओ, वो सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी अंदर बाहर। तो इसलिए वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है, वाटर को ही अलाउ करेगी, क्योंकि वो सेमी परमेबल है, सबको थोड़ी ना अलाउ कर देगी कि सॉल्ट वॉल्ट सब आ जाओ, घुसे चले आओ, नहीं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा अंदर की तरफ, और जब अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो ये जो सेल है ना आरबीसी, कोई भी सेल हो, ये फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, स्वॉलो हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। तो इसको, इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपो का उल्टा, अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा, बाहर लो कंसंट्रेशन होगा, किसका? वाटर का। जब मूवमेंट हो जाएगा तो सिंपल क्या होगा आपका, उस एकदम मतलब सिकुड़ जाएगी, श्रंक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश आप डालो पानी में, फूल जाती है, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है पानी का बाहर, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ चला गया, वो फूल गया। और जहाँ पे मतलब सिकुड़ जाती है, इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। याद कैसे रखेंगे? ऐसे नहीं याद रखेंगे हाइपर हो गया, हाइपर हो गया तो मैं फूली, नहीं, इसको ऐसे याद रखेंगे, हाइप ओ टो ओ आ रहा है, ठीक है, और ओ थोड़ा फूला हुआ टाइप लगता है। ओ को हम ऐसे तो बनाते नहीं है, ओ को ऐसे बनाते हैं, गोल गोल फूला हुआ, तो फूल जाएगा सेल जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। और आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होगा, हाइपोटोनिक में बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट, हाइपर में अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट, किसका? वाटर का। आइसोटोनिक में समान रहेगा हमेशा, ऑलवेज यू हैव टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, गैस डिफ्यूजन क्या होता है? विदाउट एनी काइंड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब हाई से लो में मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, पता है, हम लो से हाई में भी मूवमेंट करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोसिस। जब हम लो से हाई में भी एनर्जी दे के मूवमेंट करवा देते हैं, जैसे कि जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तभी तो वो जो आपका लगा रहता है आरओ, घर में जो आरओ लगा रहता है, उसको आरओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। तो उसमें ज़रूरत होती है ना एनर्जी देने की, तो वो लो से तभी हाई में मूवमेंट हो पाता है, उसी को बोलते हैं एक्टिव ऑस्मोसिस, ठीक है। तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, जब तक आइसोटोनिक वाली कंडीशन नहीं आ जाती है कि दोनों में अंदर बाहर सेम कंसंट्रेशन हो। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में सेल के, एंड दैट इज सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे आ गए अभी हम। सेल वॉल जो है हर सेल में नहीं पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, हर एक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये जो हमारे पादप कोशिका होती हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट की सेल होती है, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल होती है, फंगस की सेल होती है, और एल्गे की जो सेल होती है, इनमें पाया जाता है हमारा सेल वॉल। और सेल वॉल जो है, अभी हमने देखा था ये सेल थी, इस तरह से पीछे देखा तो ये सेल मेम्ब्रेन थी। सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एक आप बोल सकते हैं कि कवरिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, जो प्लांट की सेल में, बैक्टीरिया की सेल में, फंगस की सेल में और एल्गे यानी शैवाल की सेल में देखने को मिलता है। ये नॉन लिविंग होती है, वो कैसी थी? लिविंग थी। ये फ्रीली परमिएबल है, वो कैसी थी? सेमी परमिएबल, यानी सबको अलाउ करती है ये। अब क्योंकि ये बाहर है, सेल मेम्ब्रेन अंदर है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, तो इस सेल मेम्ब्रेन यहाँ नहीं, अब यहाँ पर सेल वॉल शेप प्रोवाइड करेगी इन टाइप ऑफ सेल में जहाँ सेल वॉल होगी,
ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। और किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन किसका बना था? रिकॉल करो जल्दी से, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो अलग चीज़ का बना होगा, बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे हैं तो अलग सेल अलग तरह का मटेरियल का बना होगा, फंगस की बात कर रहे हैं अलग तरह का बना होगा। तो जब प्लांट की बात करते हैं तो ये सेल्यूलोज का बना होता है जो सेल वॉल है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये बना होता है पेप्टिन, या फिर ये इन शॉर्ट हमने पेप्टिन बोल दिया, लेकिन वैसे पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। अब ध्यान रखना ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा इसमें। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो एक कवरिंग होती है, जो सेल पूरी होती है उसकी कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स ये कवरिंग होती है, ये एक काइंड ऑफ स्लाइम लेयर है। ठीक है, ये क्या है? ये कवरिंग है ऑफ सेल। ठीक है, फंगस में अगर बात करें तो एक चिटिन या फिर काइटिन, जो भी आप प्रोनाउंस करो, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसकी बनी होती है। ठीक है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने क्या डिफरेंस देखा? तो एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नहीं देखने को मिल रही थी, यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिल रही है। प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और इक्का दुक्का माइनर और डिफरेंस है, जैसे कि वैक्यूल को लेके, लेकिन हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो एनिमल सेल प्लांट सेल में एक डिफरेंस हमने पकड़ा, एंड दैट इज कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब प्लांट क्या होते हैं? प्लांट होते हैं बेचारे, उनको कोई भी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी लेके मार के चला जाता है, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखना है। इस तरह से याद कर लो अगर नहीं याद होता है। हम तो अपनी प्रोटेक्शन हाथों से कर सकते हैं, लेकिन बेचारे प्लांट नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान ने उनको एक्स्ट्रा एक वॉल दी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस है रिवीजन के लिए, जब ठीक है देखना चाहें वो तो हमने देख ही लिया है ऑलराइट, हिंदी में ये। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल का। हमने पहला देखा सेल मेम्ब्रेन, फिर दूसरा देखा सेल वॉल, तीसरा देख रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं हिंदी में नाभिक। नाभिक का मतलब होता है जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सबसे अंदर आपका प्रेजेंट होगा। सर आपने शायद उल्टा बता दिया, या फिर डायग्राम उल्टा है। हाइपरटोनिक में सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड दिया हुआ है। कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेटेड? भाई कंसंट्रेटेड किसका मतलब है? कंसंट्रेटेड का मतलब है हाइपरटोनिक सोल्यूशन के भाई सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसका? वाटर का। अब मैं इतनी बार उतनी देर से वही चिल्ला रहा हूँ कि जब भी कंसंट्रेशन है तो वाटर को कंसिडर करना है हाई से लो। कुछ गलत नहीं दिया हुआ है, ना तो डायग्राम गलत है ना तो मैंने बताया गलत है। सेम सारी चीज़ें वही सेम है जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है? तो न्यूक्लियस हमारी सेल के सेंटर में बैठा होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के एकदम सेंटर पे बैठा होता है, और बाकी जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं उन सब की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारा ये शरीर है, शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, मतलब मुंह है, कान है, नाक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सबको रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो बस इसीलिए तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोल देते हैं, क्योंकि ये बाकी सेल की इट कंट्रोल्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल क्या है? कोशिकांग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल को, अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, तो वो इसका काम होता है। लार्ज होता है साइज में, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और ये सब लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। बस ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? जल्दी से कमेंट बताएंगे। पीछे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था जहाँ पर रॉबर्ट हुक और एंटनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में देखा था, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? भूरे जी ने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है हमारा पूरा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये थ्रेड लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर। इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। यही क्रोमोसोम बनता है जब सेल डिवीजन होता है ना, जब कोशिका का विभाजन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार, सब पढ़ेंगे, है ना। इसी ऐसे मैं ज़्यादा डाउट नहीं लूँगा। जब क्लास एकदम ऑलमोस्ट पूरी एंड हो जाएगी तब मैं कायदे से आपके लूँगा। ठीक है, जो भी आपका होगा। तो ऐसे बीच बीच में लेता रहूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो क्रोमैटिन मटेरियल है ये। क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होता है तो यही बाद में क्रोमोसोम बनता है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। पहले हम यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको समझ लेते हैं कि भाई कितने कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के। तो दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है? तो न्यूक्लियर एनवेलप ये होता है, ये जो कवरिंग देख रहे हैं आप, कवरिंग, जैसे कि सेल की कवरिंग थी सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे न्यूक्लियर की कवरिंग है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है
न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप आप समझ सकते हैं, इसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, अभी साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो अंदर आपका ये लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बस, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है ना, ये गोल गोल इस तरह से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। अभी न्यूक्लियोलस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पर, तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो अभी मैंने आपको बताया लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके अंदर भरा हुआ है न्यूक्लियस के, उसके दो पार्ट हैं। एक तो क्रोमैटिन मटीरियल, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, जो बाद में जाके क्रोमोसोम बन जाता है जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और एक होता है न्यूक्लियोलस। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का? तो ये एक या एक से ज़्यादा नंबर में हो सकते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो राइबोसोम को बनाना और उनको असेंबल करना, टू मेक द राइबोसोम एंड टू असेंबल देम, ये इसका काम होता है। और राइबोसोम का काम ये होता है कि वो प्रोटीन को बनाए। राइबोसोम का काम होता है कि वो प्रोटीन को बनाए, और राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है, और उनको असेंबल भी करता है, ठीक है। जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे थे पिछले वाले जो भी मैंने दिखाया था न्यूक्लियस में, वो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपके राइबोसोम ही थे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये छोटे 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 जो हैं, इनको हम राइबोसोम ही बोलते हैं, ठीक। क्रोमैटिन मटीरियल क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमैटिन मटीरियल जो है, इट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू दी क्रोमोसोम। तो ये जो है क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब विजिबल होते हैं। दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। कितनी चीज़ों से मिलके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब ये पूरा सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम किससे मिलके बने हुए हैं? ये जो पूरा ये आपको ये दिख रहा है, ये डीएनए है ये, ठीक है। और डीएनए के बीच बीच में प्रोटीन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन। तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन के, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। और हाँ, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। हु डिस्कवर्ड देम? तो इसकी डिस्कवरी करी थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? तो ये चीज़ है, डिस्कवरी इसकी वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। और डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर चलो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा। अभी नहीं पढ़ना है डीएनए के बारे में, ठीक है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। और पार्ट्स ऑफ सेल में चौथा पार्ट आते हैं। अभी हम सेल ऑर्गेनल में नहीं आए हैं, ठीक है, पार्ट्स ही देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन देखा, कुछ कुछ सेल में सेल वॉल होती है तो वो देखी, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियस देखा, अब हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा था, वैसे सेल के अंदर जो भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इट पार्ट्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोसोल का बना हुआ होता है। इसमें मेन एक्वस जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो साइटोसोल होता है। सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। डिफरेंट जो हमारे कोशिकांग हैं वो यहीं पे फ्लोट कर रहे हैं, जिनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स? अगर कभी आपसे पूछ ले, जो कि पूछता भी है कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारे नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। कौन सा कलर चलेगा यहाँ पे अच्छे से? येलो, हाँ। नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट इनसाइड और इन साइटोप्लाज्म, बस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, अभी हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में ही हमारे सेल ऑर्गेनल, आपने नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने नाम सुना होगा गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल, ये सारे डिफरेंट जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नाम, ये सर सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो लिविंग होते हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि पिगमेंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो ये सब लिविंग तो होते नहीं है। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मटीरियल प्रेजेंट होता है, इसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका साइटोप्लाज्म जो अंदर ये भरा हुआ है आपका,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल। तो दो तरह की सेल होती हैं, या तो इसको हम लास्ट में कर लें, क्या नहीं, अभी चलो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइप्स ऑफ सेल हमारी दो तरह की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस बेसिस पे ये डिवीजन किया मैंने? इस बेसिस पे डिवीजन किया मैंने क्योंकि मैंने देखा एक दिन एक बैक्टीरिया को बुलाया, इधर आओ भाई। उसको जब खोल के देखा मैंने तो उसके अंदर सेल ही नहीं थी, और सॉरी न्यूक्लियस ही नहीं था। उसके अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो थे ही नहीं, कोई नहीं था इसके अंदर। तो फिर जो है मुझे कुछ डाउट हुआ, तो फिर जो है मैंने क्या किया, सेल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक को बोला प्रो कैरियोटिक और एक को बोला यू कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू। तो यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक जो हमारी सेल होती है उसका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, वहीं यूकैरियोटिक बहुत बड़े, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आप बोल सकते हो साइज की होती है यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, तभी यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा इसमें, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो नहीं होते हैं बेचारे में, इसमें होते हैं, सब कुछ होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कुछ इस तरह की दिखती है। यहां पर तुम देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, यहां पे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ऐसा फैला हुआ है, कोई कवरिंग अवरिंग है ही नहीं, कोई कवरिंग अवरिंग है ही नहीं। तो इस कवरिंग अवरिंग जहां नहीं है इसको बोलते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। क्योंकि भाई डिफिनीशन कब आएगी? डेफिनेशन तो तब आएगी ना जब इसमें बढ़िया सा एक मेम्ब्रेन होगी, डेफिनेशन है ही नहीं प्रॉपर इसमें तो अभी। तो भैया इसको बोलेंगे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। और इसको क्या बोलते हैं इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जहां पर सब फैला हुआ है, न्यूक्लियस का मटेरियल सब इधर उधर फैला हुआ है, ठीक। इसमें क्या सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, क्या कॉमन चीजें मिल रही हैं आपको? बूझो तो जाने करके आता था ना एक, उसमें ऐसे दो पिक्चर होती थी, बताने होते थे डिफरेंसेस न्यूज़पेपर में, या फिर जो हमारी वो चंपक करके एक मैगजीन आती थी, किसने पढ़ी चंपक? तो उसमें होती थी ना वो दो पिक्चर की, भाई इसमें बताओ क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर आई थिंक क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस के। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछा हूँ सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो एक तो भाई ये है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है, वही सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भी है। इसमें भी राइबोसोम है, इसमें भी राइबोसोम है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा। तो ये बस कॉमन है भाई। खुद ही सोचो यार, अगर ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, और सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है। चाहे ये ले लो चाहे ये तो दोनों कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये तो होगा ही होगा, ये तो होना ही पड़ेगा। बस राइबोसोम ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में, बाकी सब कुछ एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रो है ना ये। और प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया लोग। ये जो बैक्टीरिया लोग होते हैं सब में, चाहे जितने तरह के बैक्टीरिया हों, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल ही होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी सेल उतनी अभी डेवलप नहीं हुई है, वेल डेवलप्ड नहीं है। अब तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे, ये बैक्टीरिया में पूंछ निकली हुई है, पूंछ निकली हुई कि नहीं, बंदर जैसी है ना, वो जो हमारे एक वो काले मुंह के बंदर होते हैं, तो उसकी तरह निकली हुई है। और इसको बोलते हैं फ्लैगलम। क्या बोलते हैं? फ्लैगलम। ये अपेंडेज होता है। अपेंडेज क्या होते हैं? अपेंडेज जैसे हमारे पास पैर हैं चलने के लिए, तो इनको चलने के लिए फ्लैगलम है। तो इस फ्लैगलम से भी क्वेश्चन बनता है कि फ्लैगलम के कितने पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया फ्लैगलम या फिर फ्लैगला जो होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो फ्लैगलम होता है, जो इसको चलने में यानी कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपको पिक्चर में ज़्यादा लोड नहीं लेना, पी रिंग, एमएस रिंग, एल रिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस याद रखो 3 पार्ट हो। 3 पार्ट कौन से हैं? एक है बेजल बॉडी, ठीक है, क्या है? बेजल बॉडी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पूरी बॉडी है इसको बेजल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है फिलामेंट। तीसरा होता है फिलामेंट। ये जो देख पा रहे हो फिलामेंट है, और बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ के रखा हुआ है हुक ने। तो 3 पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है घुमा फिरा के। अब हम आएंगे सेल ऑर्गेनल में, जो आप सुनते रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो फलाना डिमका, वो सब अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। बुक में ये सब डायग्राम दिख नहीं रहा है, देखो देखो ढंग से देखो, ठीक है। हाँ, तो
हुक फिलामेंट, यस। चलो, तो अभी आते हैं सेल ऑर्गेनल पे, एक सेकेंड। तो सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन होती है काफ़ी सारों में, कुछ में नहीं होती है, अभी देखेंगे किस में नहीं होती है। ये क्या होते हैं? बस घुमा फिरा के तुमको ये सब याद नहीं करना है। मेन जैसे कि हमारे अभी में है ना, बॉडी होती है, शरीर होता है, हाथ है, पैर हैं, मुंह है, कान है, नाक है, सबका कुछ ना कुछ काम है। वैसे ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम है, इन सब का कुछ काम है। क्या काम है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला वैक्यूल, इनको रिक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, झिल्ली होती है इसमें, सॉलिड और लिक्विड फिल्ड होते हैं, स्टोरेज एंड सैक लाइक होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है वो तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका मेन काम जो होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी, अब होता ये है कि देखो, होता तो ये दोनों में है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है, लेकिन ये जो रिजिडिटी और टर्जिडिटी का जो फंक्शन है ना, ये मेन प्लांट सेल में परफॉर्म करना होता है। इसको एनिमल सेल में ना के बराबर काम होता है। अब एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, कहीं कोने में पड़ा होता है, और टेम्प्रेरी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा देखने को मिलता है, जब ज़रूरत होती तब होता है। और यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, इन सबको स्टोर करने का काम इसके पास रखा हुआ है। और प्लस इसका काम जो है कभी कभी वेस्ट को हटाने में भी ये एनिमल सेल में कर देता है। मेन जो इसका फंक्शन निकल के आता है वो एक प्लांट सेल में निकल के आता है। उसमें बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि ये सेल का 50 to 90% जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करके रखता है। ये 50 to 90% ऑफ सेल का वॉल्यूम। ये परमानेंट नेचर का होता है। एनिमल में देखे थे कि टेम्पररी होता है, यहाँ पर ये परमानेंट प्रेजेंट होगा। सेल सैप होता है। ये सेल सैप किसका बना होता है? तो ये सेल सैप में होता है आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जो एक काइंड ऑफ प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर ही बनता है। शुगर होता है और ऑर्गेनिक एसिड। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर जो सेल के अंदर, इसके वैक्यूल के अंदर जो भरा हुआ है वो होता है। ठीक है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम प्लांट में होता है। ऐसे याद रखो कि भाई इनको कोई भी मार के चला जाता है तो भगवान ने इनको ऐसा वैक्यूल दे दिया है बड़ा सा एकदम, जो इनको रिजिड और टर्जिड रखेगा, है ना। सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। यहाँ पर क्या एनिमल सेल में ये छोटे हैं, कुन्ने पड़े, टेम्परेरी हैं, कभी कभी हैं, और ये इनका मेन स्टोरेज वगैरह का काम है। कभी कभी थोड़ा सा वेस्ट डिस्पोजल में ये काम कर लेते हैं। रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्लांट सेल में, ठीक। तो ये देख सकते हैं डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्या वैक्यूल देखने को मिल रहा है? नहीं, टेम्पररी होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, एनिमल सेल में होता है, लेकिन कभी कभी टेम्पररी होता है। यहाँ पर देख लो, इतना बड़ा सा ये क्या है? ये पूरा वैक्यूल ही तो है। 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन होती है। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। ये डेफिनेशन कई बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, सीधा ऐसे पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स? आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में, या तो वेसिकल या फिर सिस्टर्न। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है आपका न्यूक्लियस। ये जो आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है ये। अब न्यूक्लियस से क्यों जुड़ा हुआ है वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसके डिफरेंट शेप हैं। ये सिस्टर्ने हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? ये से जो मैं बोल रहा था ट्यूब के फॉर्म में है, तो ये ट्यूब के फॉर्म में। यहाँ पर देखा था ना हमने कि भाई लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा ऐसे सिस्टर्ने, या फिर वेसिकल ऑब्लॉन्ग बैग के फॉर्म में होगा। तो लॉन्ग भी है और ऑब्लॉन्ग भी बैग है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी टेल यू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अब किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले डायग्राम से अच्छे से समझ लो। यहाँ पर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये एक अटैच है, इसका पार्ट न्यूक्लियस से। क्यों अटैच है? क्योंकि अभी देखा था न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था। वो क्या कर रहा था? वो राइबोसोम को बना रहा था और उनको असेंबल कर रहा था। किस लिए कर रहा था? सो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सप्लाई कर सके। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। अब जो रफ होता है वो रफ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें ये डॉट 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 जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम मिला कहाँ से इसको मिला यहाँ से, न्यूक्लियोलस से, तभी तो वहाँ पर अटैच्ड है। कोई पर्पस होगा ना कि अटैच्ड है उससे, तो राइबोसोम लेने के लिए अटैच्ड है उससे। राइबोसोम ले लिया, काम खत्म, ठीक है। राइबोसोम ले लिया और उसका जो काम है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो राइबोसोम में आपको ध्यान रखना है
कि राइबोसोम किस में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो दो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ और स्मूथ। रफ क्यों होता है रफ, क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है। स्मूथ स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होता इसलिए। प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और ऐसा आरएनए जो राइबोसोम में पाया जाता है उसको आरआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरआरएनए। कई सारे तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, अभी देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो एक इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है। आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए होता है जो राइबोसोम का आरएनए होता है, वो आरआरएनए होता है। टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसका कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटीन का, जो कौन बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी का एक पार्ट है। और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है फैट्स एंड लिपिड्स का, जो कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है फैट्स एंड लिपिड्स को। अब याद आया, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी हुई थी, प्रोटीन और लिपिड की। लिपिड कहाँ से मिल रहा है इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दे रहा है इसको, ठीक है। वही फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, वही सेम चीज़ है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अटैच्ड है। ये ऐसे घुमावदार आप जो देख रहे हैं इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। रफ है क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर राइबोसोम है, ये प्रोटीन बनाएगा, ये फैट और लिपिड बनाएगा। इसके अलावा जो काम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाला प्रोटीन बनाता है, स्मूथ वाला फैट और लिपिड बनाता है, ठीक है। और प्रोटीन और लिपिड एक्ट एज हार्मोन एंजाइम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये 2 पॉइंट अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं और बस, ठीक है। अभी रफ बस उस शुरू के 2 पॉइंट याद करना, बाकी थोड़ा सा देख लेना, ऐसा सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो यहाँ पर अलग से पॉइंट लिख देता हूँ, एंड दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। कुछ ऐसा पॉइजन या फिर ड्रग्स टाइप का सब्सटेंस आ गया तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगे, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसका फंक्शन होता है, स्मूथ वालों का फंक्शन होता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अगले वाले पे, एंड दैट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का पता है क्या काम है। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट किया था। अभी ट्रांसपोर्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी में किया जाता है, सामान को कहीं से कहीं पे ले जाया जाता है ना। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने दोनों पार्टों का जो सामान है, प्रोटीन और फैट और लिपिड, उनको लेके कहाँ पे जाएगा, उनको लेके जाएगा गोल्गी एपरेटस के पास, जिसका काम होता है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करने का। जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का, ठीक है। इसका काम होता है चीज़ों को पैकेज करना और डिस्पैच करना, ये इसका काम होता है। अब ये काम कौन करता है हमारे यहाँ पे, ये काम करता है पोस्ट ऑफिस। तो इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोल देते हैं, कोशिका का पोस्ट ऑफिस। अच्छा, इसमें 2 फेस होते हैं, एक तो होता है इसका सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, देख सकते हो ये समझ रहे हो। तो ये किसकी तरफ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सप्लाई करेगा। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से सप्लाई लेगा, किसकी, राइबोसोम की, ठीक है। प्रोटीन और फैट लिपिड बना के सप्लाई दे देगा किसको, गोल्गी एपरेटस को। जो गोल्गी एपरेटस का पार्ट मुंह, जो उसका मुंह किसकी तरफ है, ईआर की तरफ, उसको सिस बोलते हैं। और जो दूसरा वाला मुंह है, जो पीठ है या फिर जो किसकी तरफ है, अब खुद सोचो भैया मेरे, इसको फैट लिपिड बनाया इसने, ईआर ने, इसको दे दिया। अब ये किसको देगा, लिपिड, सेल मेम्ब्रेन को देगा, क्योंकि लिपिड की ज़रूरत तो उसको है। तो इसका यहाँ से लेगा और यहाँ से देगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से देगा। तो जो देगा वाला पीठ है, फेस है, ठीक है, जहाँ से फेंक के मारेगा, एग्जिट करवाएगा, उसको बोल देंगे ट्रांसफेस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स साइड होती है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, और ये कॉन्केव साइड होती है ये, ठीक है। अगर फिजिक्स पढ़े होते तो थोड़ा कॉन्वेक्स कॉन्केव और बेटर तरीके से समझ में आता। कॉन्वेक्स क्योंकि ये ऐसा है, कॉन्केव क्योंकि ये ऐसा है, इसलिए, ठीक। वो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। खैर, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कैमिलो गोल्गी ने करी थी। बाकी ये इसमें भी सिस्टर्ने और वैक्यूल वगैरह होते हैं, ठीक है, पैरेलल, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, सिस्टर्ने इनको बोलते हैं,
ठीक है, ये सिस्टर्न आपस में मिलकर सिस्टर्न बन जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट्स डिक्टायोजोम के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं। खैर, ये बस याद करना है, और ये याद करना है आपको कि ये पैकेजिंग डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सिस फेस कॉन्वेक्स साइड होता है, ट्रांसफेस कॉन्केव साइड होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और किसने डिस्कवरी करी थी वो तो नाम में ही है, गोल्गी, तो वो पूछेगा भी नहीं आपसे। और सिस्टर्न ने ध्यान रखना है, सिस्टर्न ने आपस में मिलकर सिस्टर्न्स बन जाते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, और डिक्टायोजोम के तौर पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। और कुछ आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना है आपको। ठीक, हाँ, तो वो मैंने आपको बता दिया। दो फेज होते हैं, सिस फेज टूवर्ड न्यूक्लियर, ट्रांस फेज टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉनकेव और मेच्योरिंग होता है। कॉनकेव उत्तर कैसा फेज होता है? मेच्योरिंग फेज होता है। अब आ जाते हैं फंक्शन वही है। ठीक है, स्टोरिंग, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, वही सब काम होता है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, एंड मेम्ब्रेन को सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, और लाइजोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। लाइजोसोम क्या होते हैं? आ जाते हैं लाइजोसोम पे। तो लाइजोसोम ये रहे हमारे। ठीक है, लाइजोसोम भी कहीं आपको छोटे से ऐसे देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो लाइजोसोम क्या चीज़ होते हैं? तो लाइजोसोम को पहले मैं समझा देता हूँ ताकि तुम्हें पहले समझ में आ जाए लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे रोल क्या होता है। तो लाइजोसोम का काम ये होता है कि घूम घूम के ये देखना कि हर एक सेल ऑर्गेनल, हर एक कोशिका का जो अंग है, हर एक सेल का जो पार्ट है, वो ढंग से परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो जैसे कि ईआर का काम है कि भाई ट्रांसपोर्ट का, गोल्गी ऑपरेटर्स है कि पैकेजिंग डिस्पैचिंग का, तो ये सब अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इसको लगे कि यार चीज़ें ठीक चल नहीं रही हैं सेल में, वो फटेगा, फट के अपना इसके अंदर कुछ ऐसा एंजाइम भरा होता है, वो फटे, वो निकलेगा और पूरी सेल जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, पच जाएगी, खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो इसीलिए बेचारे को सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल बोल देते हैं, क्योंकि सुसाइड कर लेता है ये, बट फॉर दी गुड रीजन है ना, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। किसने सुसाइड कर ली? क्योंकि सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिंथेसाइज बाई गोल्गी अपरेटस, यानी बनता कहाँ पर है? बनता ये गोल्गी अपरेटस में है। कौन बना रहा है? गोल्गी अपरेटस बना रहा है। ये इसमें भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव का मतलब ऐसा एंजाइम होता है जो सेल को पचा लेगा। ये जो एंजाइम है ये RER में बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप समझिए डिफरेंस को। लाइजोसोम बन रहा है गोल्गी अपरेटस में, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम भरा हुआ है वो बन रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इज दैट क्लियर? तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चीज़ों को, जो वेस्ट है उसको हटा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैक ऑफ दी सेल बोलते हैं। फॉरेन मटीरियल वगैरह को सबको बाहर करता रहता है। ठीक है, जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइजोसोम में बर्स्ट, एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो जब लाइजोसोम, जब सेल आपकी डैमेज होती है, फिर कोई सेल ऑर्गेनल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, या फिर मान लो कि डैमेज हो गई किसी कारणवश, तो लाइजोसोम क्या करेगा? उसको साफ कर देगा, उसको हटा देगा। जब लाइजोसोम को ये लगेगा कि भाई सेल जो है इस पर किसी ने वार कर दिया है और ये ढंग से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर लाइजोसोम पे ही, अगर मान लो लाइजोसोम ही मर गया, ठीक है, मान लो किसी कारणवश, तो लाइजोसोम अगर वो होगा तो वो फटेगा तो अपने आप ही सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। यानी कि हर एक केस में सेल तो डाइजेस्ट होनी ही है, सेल हटनी ही है। जो खराब सेल है उसको हटना ही पड़ेगा। अगर लाइजोसोम बच गया है तो वो देखेगा कि भाई सेल मर चुकी है, तो खुद फट के, ठीक है, वो सबको डाइजेस्ट कर देगा। और अगर वो खुद अपने पहले ही वही फट गया तो वो अपने आप ही पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा एंजाइम भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो। ठीक है, अभी आते हैं पेरोक्सिसोम क्या होता है। इसका भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो सिमिलर टाइप काम होता है, लेकिन इसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं उनको ब्रेक कर देना थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनको कि हम ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनको निकाल देते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन करके फैटी एसिड को ब्रेक कर देते हैं, जो भी सेल के अंदर फैटी एसिड होते हैं, सो दैट कि सेल अच्छे से फंक्शन कर पाए, बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट ना हो। साथ ही साथ जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्लियर है पेरोक्सिसोम? अब यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कोई डाउट? बायोलॉजी समझ में आ रही है गुरुदेव, मत सब्जेक्ट है। अच्छा अभिषेक, अच्छी बात है, फिर तो समझ में आ रही है तो। सर थोड़ा हिंदी टर्म यूज़ करिए। अच्छा,
ओके सर, ठीक है। हाँ, पावर हाउस आ गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, एक सेकंड रुको यार, गर्दन का ट्रीटमेंट कर लें। पहले लगानी पड़ती थी क्लास के शुरू में, वो वाली नहीं, अब क्लास में 3-4 बार लगानी पड़ती है। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मेन चीज़ है। मेन चीज़ का मतलब ये है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। इट मेक्स एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में बनाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसीलिए क्योंकि एनर्जी इस फॉर्म में बनाता है तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। होता यह है कि हमारा ब्लड होता है, अब तुम्हें इतना तो पता होगा, आई थिंक, नहीं पता तो पढ़ोगे आगे, कि ब्लड जो होता है ये पूरे हर एक सेल में जाता है ऑक्सीजन को कैरी कर करके। ऑक्सीजन क्यों कैरी करता है? क्योंकि ऑक्सीजन उसको देनी होती माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है उस ऑक्सीजन का यूज करके न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में ब्रेक करता है। न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में ब्रेक करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में निकलती है। इसकी जो दो झिल्ली होती हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये पोरस नेचर की होती है। पोरस का मतलब है कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह इससे आ जाती है आसानी से, और CO2 बनती है यहाँ पे, और वो CO2 ब्लड को दे देता है, और ब्लड फाइनली जो है लंग्स को देता है, और लंग्स के थ्रू हम एक्सेल कर देते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है जो अंदर है, इसी में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो इनर मेम्ब्रेन में ही होता है, इसमें, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह का जो स्ट्रक्चर, इसको क्रिस्टे बोल रहे हैं। याद आ रहा है? वहां पे सिस्टर्न बोल रहे थे, वहां पे सिस्टर्न बोल रहे थे जहां पे गोल्गी एपरेटस में देखा था। यहां पर क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टे बोल रहे हैं। लेंथ इसकी 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। एक माइक्रोमीटर को इस तरह से लिखते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 से 2 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है, और डायामीटर इसका 0.1 से लेके 0.6 माइक्रोमीटर होता है। ये एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज एपोप्टोसिस? इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल क्या हो जाता है, कई कई केस में खुद को मार लेता है। लाइसोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता ना, इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो यहाँ पर घुसते हैं आके, ठीक है। वो बोलते हैं मरने का टाइम आ चुका है, ठीक है, घुस के, और इस मतलब ये सब कुछ इस तरह के रिएक्शन करवाते हैं जिसके डेप्थ में हमें नहीं जाना है। वो रिएक्शन जब होती है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन से सेल की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जिसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया भी क्योंकि इन्वॉल्व होता है तो ध्यान रखना, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। प्लास्टिड। और एक चीज, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक। अब आते हैं प्लास्टिड। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, पादप कोशिका में ही देखने को मिलेगी। ये जो प्लास्टिड होता है इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जैसे कि हमारी सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड का खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। सर ये तो सुनेला लगता है। अरे बेटा अभी बताए थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में था। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनका खुद के पास डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अब क्यों होता है उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है, थ्योरीज हैं, नॉट मतलब पक्की नहीं, लेकिन हाँ माना जाता है कि सबसे पहले सेल ऑर्गेनल यही बने थे, इसलिए ये खुद का डीएनए और राइबोसोम रखते हैं, ठीक है। तो इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं प्लास्टिड के, क्रोमो, ल्यूको और ये क्लोरो होगा ना कि क्रोमो, सॉरी यार, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जो है
उलट पुलट हो गई हैं। तो ऐसे कर लो, इसको क्लोरोप्लास्ट कर लो, ये क्लोरोप्लास्ट कर लो, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये रहा। ये हम फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, तब वहां डेप्थ में इसके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। थाइलाकॉइड क्या होते हैं, स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, ये सब हम फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ेंगे। किस तरह से ये लाइट को लेते हैं, ठीक है, किस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, सब बाद में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, वो खाना बनाने में इन्वॉल्व होता है। वो चीज़ों को, जो फूड यहाँ पर बनता है बाई दी फोटोसिंथेसिस, उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये इस खाने को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। तो ये स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एमाइलो, एल्यूरो और इलायोप्लास्ट, ठीक है, एमाइलो, इलायो और एल्यूरोप्लास्ट। अभी किस किस चीज़ का स्टोरेज करते हैं, तो जो एमाइलो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है, और इलायोप्लास्ट जो है फैट्स का स्टोरेज करता है। याद कैसे रखेंगे, एल्यूरो, रा है यहाँ पे, प्रोटीन को बोलते हैं तो रा आता है, प्रोनाउंस होता है। लाई, लैया जो होती है, लैया में क्या होता है, फैट होता है, तो ऐसे याद कर लो, इलायोप्लास्ट जो है फैट। और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर प्रोवाइड करना, ठीक है, कलर प्रोवाइड करना, जैसे कि डिफरेंट कैरोटीन्स के थ्रू कलर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जैसे कि बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया, ठीक है, डिफरेंट हमारे जेंथोफिल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ये भी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे ये डिफरेंट ग्रीन क्यों होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। लीव सर, नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे, वो मैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे पढ़ाऊंगा। जैसे थाइलाकॉइड होते हैं, ठीक है, इन्हीं का ये मतलब इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, उन्हीं को हम ग्रेनम बोल देते हैं, ठीक है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होते हैं या डार्क रिएक्शन होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। 3 पार्ट होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लोरो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरो इसलिए बोल देते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जो ल्यूको होता है वो उन चीज़ों को स्टोर करेगा, एमाइलो कार्बोहाइड्रेट को, एल्यूरो प्रोटीन को, इलायो फैट को स्टोर करेगा, और क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि टोमाटो हो गए हमारे, टोमाटो, तो टोमाटो में जो रेड कलर होता है, ठीक है, जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे जो हमारी वो लाल मिर्च होती है ना, चिली जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक कैप्सैंथिन करके एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से उसका रेड कलर होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कलर भी तो भी होता है चिली में, ठीक है, तो जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, ठीक है। क्लोरोफिल यानी कि ये कलर प्रोडक्शन में भी, कलर में भी इन्वॉल्व होता है। क्रोमा जो क्रोमोफिल होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होता है, वो कलर प्रोवाइड करने का ही सिर्फ काम होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फूड सिंथेसिस करता है, प्लस कहीं कहीं पे ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर थी चीज, आगे बढ़े सर। ग्रीन कलर ऑफ भी रेड होता है? गाजर का तो रेड होता है, ग्रीन तो पहली बार देख रहे हैं। वो भी लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। रेड कलर ऑफ कैरेट। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा, एंड दैट इज सेल डिवीजन। ये आखिरी पार्ट है हमारा, ठीक है, आखिरी कंपोनेंट है सेल डिवीजन, यानी कि कोश का विभाजन। इसको आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, सेल डिवीजन को, कोश का विभाजन को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
खासकर अभी के जो एग्ज़ाम्स हुए थे CHSL CPO वगैरह, उनमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे सेल डिवीजन से, और सेल डिवीजन के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से। सेल डिवीजन क्या होता है? कोशिका विभाजन। जब कोशिका यानी सेल दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। ये जो आपकी मेन सेल होती है उसको बोलते हैं मदर सेल, और जो ये बनती हैं डिवीजन के बाद इनको बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये मदर सेल दो डॉटर सेल में, कई बार ऐसा होता है कि ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये फर्दर दो दो और डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम सेल डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइटोसिस और मयोसिस। माइटोसिस और म्योसिस। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जो, ऐसे मैंने आपको बताया, एक सेल दो सेल में बदल रही है, और फर्दर अगर ये डॉटर सेल्स बनी, दो और डॉटर सेल्स बना रही हैं, तो चार डॉटर सेल्स टोटल बन गई, तो इसको मयोसिस बोलते हैं। अब होता क्या है, माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है और मयोसिस जर्म सेल्स में। मतलब सोमैटिक सेल वो सेल होती हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, और जो जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जो सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फीमेल में ओवम होता है, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, मेल में स्पर्म होता है। तो जब इन सेल्स में डिवीजन होगा, तो मायोसिस के थ्रू होगा, यानी एक जो पेरेंट सेल है वो चार डॉटर सेल से बदलेगी। माइटोसिस की जब बात करेंगे तो यहां पर सेक्स सेल को छोड़ के जितनी और हमारे हैं, ठीक है, उनमें जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस। अब ठीक है, ये तो डिवाइड कर रहे हैं और बना रहे हैं, ये भी डिवाइड कर रहे हैं और बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ठीक है, मान लो कि सेल ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, डेड हो गई, इंजर्ड हो गई, तो पुरानी सेल से जो नई सेल बन रही, सेल डिवीजन, यही तो बताया था हमारे रुडोल्फ वर्चोव जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड हो रहा है, इसलिए पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बना रही है, यहाँ पे पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स बना रही है। यहाँ पर डॉटर सेल्स डाइप्लॉइड हैं, यहाँ हैप्लॉइड हैं। इसका मतलब क्या होता है डाइप्लॉइड हाइप्लॉइड? देखो भाई, माइटोसिस में होता क्या है कि सेल डिवीजन होता है, तो मैंने आपको बताया था भाई सेल डिवीजन में याद करो कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागा टाइप स्ट्रक्चर था, क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्रोमोसोम बन रहा था, ये ऐसे क्रोमोसोम बन रहा था ये। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहां पर क्या, माइटोसिस में ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे दो दो के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मयोसिस में पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां पर क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यू विल गेट। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम, क्योंकि एक पेयर का मतलब दो होता है। ठीक है, आप बोलते हैं ना वन पेयर ऑफ शूज या फिर वन पेयर ऑफ शॉक्स, दैट मीन्स कि दो जूते, दो है ना शॉक्स, तो उस तरह से आप समझिए इसको। मयोसिस में क्या होता है, मयोसिस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नहीं, 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो ऐसे सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, अब ऐसे याद कर लो, क्योंकि यहां पर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बना रही थी। ठीक है, तो ये दो दो ऐसे याद कर लो क्रोमोसोम है। अब ये फर्दर दो दो में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक एक चला जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये सोमैटिक सेल्स में, ये जर्म सेल्स में। ठीक है, यहां पर दो डॉटर सेल्स, यहां चार डॉटर सेल्स, यहां डाइप्लॉइड, यहां हैप्लॉइड। ये कब होता है माइटोसिस? जब सेल बेकार हो गई, डेड हो गई, तब। मयोसिस कब होता है? जब जो हमारी रिप्रोड्यूसिंग सेल है, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, सेक्स में, तो वो जब डिवाइड करती हैं खुद को, तो ओवम और स्पर्म में होता है मयोसिस। ठीक है, अब हम सेल की जो डिवीजन होती है उसकी कुछ साइकिल होती हैं, उसको देखते हैं। G0 एक तो होती है, ठीक है, जहां से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फिर सबसे जो पहली स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं G1 फेज, जहां पे सेल ग्रो करता है। सेल है ये, सेल धीरे 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 बड़ा हो रहा है खुद को, सेल का जो कंपोनेंट है वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे सेल ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, उसका डीएनए, अब अगली स्टेज में क्या होता है, एस फेज बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये। तो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, इसको बोलते हैं एस फेज, या फिर डीएनए का सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, एकदम सिंथेसाइज, इकट्ठा हो रहा है। देन अब यहां से क्या होगा, अगले वाले से अब माइटोसिस की तैयारी शुरू हो जाएगी, अब सेल डिवीजन की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी तक सेल ग्रो कर रहा था, बड़ा हो रहा था, उसका डीएनए सिंथेसाइज हो रहा था, अब तैयारी शुरू हो रही है माइटोसिस के लिए। और लास्ट स्टेज होता है एम फेज, जहां माइटोसिस हो जाता है, और ये भी एकदम से नहीं हो जाता है, इसमें भी डिफरेंट फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। साइटोकिनेसिस, साइटो सेल
किनेस डिवीजन। ध्यान रखना, साइटोलॉजी इज नोन एज दी सेल का स्टडी। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। तो इसी तरह साइटोकिनेसिस, ठीक है, सेल का यहाँ पर डिवीजन हो गया फाइनली। ये जीवन से लेकर जो G2 तक होता है इसको इंटरफेज बोलते हैं। इसके बाद एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये ध्यान रखना है, ठीक। सेल साइकिल। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले जब सेल डिवीजन होता है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, की रोल होता है सेल डिवीजन को फैसिलिटेट करने में। अभी माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका और क्या फंक्शन होता है? तो मेन एक चीज़ हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, ठीक है, हमारी स्किन है, अंदर खून बह रहा है, अंदर ना जाने क्या क्या बह रहा है ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को होल्ड करके किसने रखा हुआ है? हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब हड्डियों का जो ढांचा है, अगर वही नहीं होगा तो हमारा शरीर खड़ा कैसे हो पाएगा? ऐसे कोलैप्स नहीं कर जाएगा। तो वैसे ही सेल कोलैप्स नहीं कर जाएगी अगर इसमें कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा। तो सेल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, सेल की जो हड्डियां होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। हेल्प्स इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल एंड हेल्प्स इन दी सेल के मूवमेंट। जैसे हमारी हड्डियां मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उनको चलने में हेल्प करती हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बस वैसे ही साइटोस्केलेटन है, जिसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल बनता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। जहां माइक्रोट्यूब्यूल बनता है उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम बना होता है दो सेंट्रियोल से मिलके। सेंट्रोजोम बना होता है दो सेंट्रियोल से मिलके। तो सेंट्रोजोम को या फिर सेंट्रियोल को हम बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो सेंट्रियोल होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो 9+0 या 9+2 के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये होता है कि 9 सेंट्रियोल ऐसे सिलेंडर के शेप में अरेंज होंगे, बीच में एक भी सेंट्रियोल नहीं होगा तो 9+0, और अगर बीच में 2 सेंट्रियोल होंगे तो उसको 9+2 बोलेंगे, ठीक है। या तो 9+0 या 9+2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। सेंट्रोजोम क्या होते हैं? जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल ये बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? जो साइटोस्केलेटन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ये जो एस फेज पढ़ रहे थे, ये सेल डिवीजन की जो एस फेज थी, जिसको हम बोल रहे थे जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या चीज़ है, ठीक है। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले ये डीएनए हो क्या चीज़ होती है? व्हाट इज डीएनए? डीएनए अपने आप में क्या होता है? तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी, और इसको समझ लेना, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आए, अभी कराऊंगा मैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। ये जो डीएनए होता है, अभी देखे थे क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का और प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन का प्रोटीन। हिस्टोन ये बीच बीच में होता है जिससे डीएनए जुड़ा हुआ होता है। इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी थी? बताइए जल्दी से। तो इसके मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी थी वॉटसन और क्रिक ने नहीं, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था डीएनए को लेके? तो उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द्विकुंडलीय संरचना। आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है पिक्चर में उसमें, ठीक है, ये दिख रहा है कुछ ऐसा। इसी को बोलते हैं द्विकुंडलीय, दो कुंडली चल रही है। जैसे सांप होता है कुंडली मार के ऐसे बैठ जाता है, ऐसे एक और नागिन भी ऐसे कुंडली मार के बैठ जाए, है ना। तो डीएनए बना देंगे दोनों, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसकी डिस्कवरी करी थी वॉटसन और क्रिक ने, ठीक। ऐसे ही पता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कोलेजन का। एक प्रोटीन होता है बॉडी में कोलेजन, उसका एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसका इससे भी क्वेश्चन बना था अभी एसएससी में कि उसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो हम आगे पढ़ेंगे, जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो वो हमारे एक इंडियन ही थे, उनका नाम था रामचंद्रन, ठीक है। तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसमें देख रहे होंगे स्ट्रैंड है, ये कुछ ये स्ट्रैंड देखने को मिल रहे होंगे। तो ये 4 तरह के स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। ये 4 स्ट्रैंड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एडिनाइन,
ग्वामाइन, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, एडिनाइन, ग्वामाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन, ये 4 बेस पेयर होते हैं। ये इसके साथ पेयर अप करता है एडिनाइन थाइमाइन के साथ, और ग्वामाइन साइटोसाइन के साथ करता है, ठीक है। और इसकी जगह आरएनए में आ जाता है यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है। इसकी जगह पे आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर इतनी चीज़। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, मॉलिक्यूल की डिस्कवरी किसने करी। अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या चीज़ है। जो एक सेल जब डिवाइड करता है तो वहां पर एक फेज होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल कॉपीज इट्स डीएनए बिफोर डिवाइडिंग, ensuring दैट ईच न्यू सेल हैज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए। ऐसे समझ लो कि भाई वो मदर है, मदर डीएनए है, और मदर कितनी केयरिंग होती हैं हम सबको पता है। तो यहाँ पे जो हमारी मदर है वो भी केयरिंग है। वो क्या कर रही है कि अपने से, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो कॉपी करके डॉटर जो सेल है उसको भी दे रही है डीएनए। ऐसा ना हो कि जो डॉटर सेल बने उसमें डीएनए हो ही ना। या फिर आपने देखा होगा कि जीन, ठीक है, ठीक है, जीन आप बोलते हैं जीन करके, जीन क्या होता है, वो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्या चीज़ होती है डीएनए की, तो डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोलते हैं जीन। तो जीन ऐसे ही ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम मदर टू, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जीन्स पेरेंट्स से, मदर से आए, फादर से, तो वो एक्चुअल में यही चीज़ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो आरएनए में होता है यूरेसिल, आई थिंक मैंने साइटोसाइन से इसको बना दिया है, गुआमाइन से होगा, ठीक है, साइटोसाइन से नहीं, गुआमाइन से होगा। गुआमाइन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। तो जो जीन आपको देखने को मिलता है वो एक्चुअल में डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि कॉपी होता है सेल के डिवीजन के टाइम पे भी। और ये आप जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा मदर से या फिर फादर से ये जीन ट्रांसफर हुआ, तो वो मायोसिस के थ्रू हुआ होता है, क्योंकि मायोसिस जो होता है वो सेल जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, कॉपी बनाता है खुद की मदर सेल से, जो आपकी डॉटर सेल्स हैं उसमें जो कॉपी बनती है डीएनए की, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये अपने आप नहीं हो जाता, ये भी काफ़ी इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? हेलिकेस होता है, प्राइमेस होता है, लाइगेस होता है और पॉलीमरेस होता है। हेलिकेस, प्राइमेस, लाइगेस और पॉलीमरेस। हेलिकेस जो होता है वो डबल जो स्ट्रैंड है उनको अलग अलग करके सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। प्राइमेस सिंथेसाइजेस द शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और लाइगेस का काम होता है फेविकॉल का। फेविकॉल कैसे करता है, जैसे चीज़ों को ज्वाइन कर देता है, वैसे ही लाइगेस काइंड ऑफ ग्लू की तरह एक्ट करता है, जो ज्वाइन कर देता है डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स टुगेदर, ठीक है। और फर्दर जो फाइनल सिंथेसिस का काम होता है वो पॉलीमरेस का काम होता है। अभी तक ऐसा फंक्शन पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा एसएससी ने, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा था कि भाई इनमें से कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा नहीं होता, इस तरह से, जो अभी आई थिंक सीपीयू या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था तो उसमें। तो हेलिकेस, प्राइमेस, लाइगेस और पॉलीमरेस, ये 4 एंजाइम्स आपको ध्यान रखने हैं। लाइगेस, गेस से जी से आप याद कर लो, यहाँ पे ग्लू, ये याद हो जाएगा, ठीक है। प्राइमेस, प्राइम का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है, वो चीज़ हो गया। हेलिकेस क्या कर रहा है? हेलिकेस कर रहा है भाई वो अलग अलग कर रहा है, डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल सिंगल स्टैंड में तोड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या चीज़ होती है? तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जहां पर जो नया डबली स्ट्रैंडेड डीएनए बना है उसमें एक जो है ओरिजिनल स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड खुद से बना है। ये पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है। फाइनल जो डॉटर डीएनए बन रहा है वो ये है, भगवा कलर का, ठीक है, ये है, ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि एक पेरेंट सेल का है अभी और एक नया है, एक पेरेंट, एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया, एक स्ट्रैंड पुराना है एक स्ट्रैंड नया है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? डीएनए में क्या पढ़ा? डीएनए का मॉलिक्यूल का डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक ने दिया। इसमें 4 बेस पेयर्स होते हैं, एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन, गुआमाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। जो एडिनोसाइन है वो थाइमाइन के साथ पेयर अप करता है गुआनाइन साइटोसाइन के साथ, और गुआमाइन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है?
ख़त्म हो गई हमारी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। ख़त्म तो नहीं हुई, एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। हाँ। क्या चीज़? बुक में कहाँ है? कौन सी बुक में, मतलब इंग्लिश वाले उसमें नोट्स में या फिर इसमें हिंदी वालों की बात कर रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ें अभी। यस, यहाँ पे मैं आरएनए का अलग से लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये फालतू में कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे कौन किसके साथ पेयर करता है। यहाँ पे मैं आरएनए की बेस पेयर्स की पेयरिंग लिख देता हूँ, ठीक है। आरएनए बेस पेयर्स पेयरिंग। जो एडिनाइन है वो पेयर करेगा यूरेसिल से, ठीक है। AU बनता है यहाँ पे, ऐसे याद कर लो ATGC, ठीक है। यहाँ पर याद कर लो ATGC, यहाँ पे हो जाएगा GC, ठीक है। AUGC गुआनाइन साइटोसाइन, ठीक है। तो AUGC देख लेना अगर वो चीज़, हाँ ये चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी डीएनए रेप्लिकेशन वाला, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा नोट्स में, ठीक है। ये चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज ये आपको इसी बार मैंने ऐड ऑन किया है, तो वो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिएगा आप नोट्स में कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी जगह हो। अब लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं और वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो का मतलब होता है एंट्री, अंदर लेना चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को अंदर लेना। इट इज़ अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने एक्टिव ऑस्मोसिस पढ़ाया था मैंने, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसी को बोलते हैं जहाँ पर एनर्जी के थ्रू फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जब मूवमेंट होता है तो उसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनटू दी सेल, अंदर जब चीज़ें आ रही हैं तो हम चीज़ें अंदर हम भी लेते हैं। भाई खाने पीने की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ और मत समझ लेना। तो जब खाना अंदर लेते तो फैगोसाइटोसिस, और जब पानी अंदर लेते तो पिनोसाइटोसिस। कौन? सेल। सेल जब किसी चीज़ को अंदर लेते हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, खाना खा रहे हैं, ठीक है, सेल का ईटिंग प्रोसेस, तो फैगोसाइटोसिस। पानी पी रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है। वो किस तरह से होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस तरह से सेल के अंदर चीज़ें जा रहा है। ये एक बन रहा है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। और जो भी एक्सक्रीशन होता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल जाता है। यहाँ पर आप फैगोसाइटोसिस देख पा रहे होंगे एक अमीबा की सेल में। अमीबा क्या कर रहा है? अमीबा का हमें पता है इरेगुलर शेप का होता है, कोई शेप नहीं होता, अदरक की तरह कहीं से भी पड़ता है। फूड पार्टिकल देखते ही इसके अंदर ख्याल आता है वाह क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है अपने ये सीडोपॉड बनाता है, यानी फॉल्स फीड बनाता है, उसको अंदर लेता है और अंदर लेके इसको खा लेता है। फूड वैक्यूल बन गया। डाइजेस्ट करके इसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर देता है, ठीक है। तो जो बाहर करने वाला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर फेंक देना, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल का वॉमिटिंग, ठीक है, सेल को बाहर कर देना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से सेल जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पर अलग से कोई फैगो और पीनो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हमने फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पढ़ा था। पीनो क्या है? सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस है एक तरह का, ठीक है। लेक्चर यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब किसी का कोई ऐसा ओवरऑल डाउट हो तो जल्दी से पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो मैं यहाँ पर अभी यूपीएससी वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। अलग से आज शाम को बैच में मैं करवा दूंगा यूपीएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी हैं और यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ एनडीए में भी खूब ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सेल टॉपिक पे। तो फिर वहीं पे कर लेंगे ना। चिरकुट, चिरकुट देखो बेटा, जब हमारा एक ये पेरेंट सेल है, ठीक है, और जब डॉटर सेल बनती है तो कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर क्या होगा, एक पेरेंट सेल का स्ट्रैंड होगा, एक डॉटर सेल का स्ट्रैंड होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी पूरी तरह से डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो जल्दी से। डी उर्दू में पढ़ाओ। सर राइबोसोम मिस हो गया। राइबोसोम कहाँ मिस हो गया धीरज? बताया तो, राइबोसोम प्रोटीन बनाने फंक्शन में, प्रोटीन के उसमें सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये क्लास यूपीएससी के लिए इनफ है, बिल्कुल ठीक है। आप यूपीएससी
कि जितने भी एग्जाम है CDS CAP FND जितने भी है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप उठा के लगा लीजिएगा, ठीक है, इस क्लास के बाद कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन हो सेल टॉपिक से। Who among the following scientists discovered free living cell? तो आंसर would be एंटनी वॉन लीवेनहॉक। पॉन्ड वाटर में डिस्कवर करा था। रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे जो भूरे जी थे, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, मृत कोशिका की करी थी, किसके अंदर, एक कॉर्क में, ठीक है। चलो, और भाई क्वेश्चंस इग्नोर मत किया करो, तुम्हारा ही लॉस होगा। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस में मैं बताता हूँ, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ कवर नहीं हो पाती है, तो क्वेश्चंस को स्किप मत किया करो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल हिस्ट्री कब, ओके नीरज कुमार, कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चंस को ढंग से, जिन लोगों को अगर वैसे होता है ना कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो तो और थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बैक्टीरियल सेल, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो लेंथ इसकी डिपेंड करती है कि किस बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली जो लेंथ होती है वो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होती है नॉर्मल। वैसे बैक्टीरिया भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर, और कमेंट बताइए, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे रिकॉल करो। जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई है वो अभी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करो, फिर बैच में क्वेश्चन करेंगे UPSC वाले, तो एकदम प्रो हो जाएंगे आप, ठीक है। एकदम इतना भयंकर इंपॉर्टेंट ये है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, चाहे आप SSC का एग्जाम ले लो, चाहे UPSC CDS CAP FND का एग्जाम ले लो, ठीक है, बायो में। तो इसके बैक्टीरिया फ्लैगेला के कितने पार्ट मैंने आपको बताए थे। What are the thin filamentous extension that motile bacterial cell have from their cell wall called? तो उनको क्या बोलते हैं? फिलामेंटस एक्सटेंशन, पूंछ की तरह जो एक्सटेंड होते हैं बैक्टीरिया में, तो उनको फ्लैगेला बोलते हैं। जो कितने पार्ट का होता है? 3 पार्ट का होता है। याद करो, ये बेसल बॉडी थी, ये फिलामेंट था, और ये हुक था जिसने इन दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ था। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल दैट इज नॉट देयर इन द एनिमल सेल। क्या चीज़ ऐसा है जो प्लांट में लेकिन एनिमल? अखंड हिंदू राष्ट्र 20 रुपये भेज, किस लिए भेजें भाई, हैं? तो ये बैच मतलब रिकॉर्डिंग जाती है एप्लीकेशन पे, मतलब लाइव फ्री स्ट्रीम होती है यहाँ पर, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिलती है, ठीक है, और वेबसाइट में, परमार जी के बैच में आपको कोर्सेज सेक्शन में। खैर, आइडेंटिफाई ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल दैट इज नॉट देयर। तो न्यूक्लियस भी होता है, प्लास्टिड नहीं होता है एनिमल सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसमें मैंने कितने टाइप्स पढ़ाए थे, जल्दी से याद करो। व्हाट इज द 4th स्टेप इन द माइटोसिस वेयर नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर लेंथन एंड इलोंगेट द सेल? चौथा फेज होता है, देखो भाई, इंटरफेस तो पूरा होता है G1 से लेके G2 तक, है ना, याद है। टीलो तो लास्ट में होता है। चौथा फेज जो होता है वो एना फेज होता है। पहले प्रो फेज होता है, देन मेटा फेज होता है, देन एना फेज। पहले इंटरफेस के बाद मेटा फेज, देन प्रो फेज, देन एना फेज, चौथा फेज हो गया। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एक तो क्लोरो, एक को बोलते हैं क्रोमो, और एक को बोलते हैं ल्यूको, ठीक। क्लोरो क्या होता है? हरा हरा, यानी कि क्लोरोफिल होता है और फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, ल्यूको स्टोरेज करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। लाई में फैट होता है, इलाइयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज का काम होता है उसका। विच बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल विद सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड टायोक्लेयर? पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इन शॉर्ट पेप्टिन किसकी सेल वॉल बनी होती है? तो ये बनी होती है बैक्टीरिया की। कौन सा? स्टैफिलोकोकस ऑरियस होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, ध्यान रखना। ये अभी CPO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल एक्सोसाइटोसिस क्या चीज़ होती है? ये सिलेक्शन पोस्ट इसी बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है सर? DNA ट्रांसफ़र कैसे होता है? ये जो हमारे डिफरेंट एंजाइम है जिनके बारे में मैंने बताया था, प्राइमेस हो गया, लाइगेस हो गया, हीलियोकेस हो गया, पॉलीमरेस हो गया, ये सब इन्वॉल्व होते हैं DNA को रेप्लिकेट करवाने में। एक एक करके सबका कुछ काम होता है। सेल डेथ इज ब्रॉट अबाउट, नहीं, तो ये सेल डेथ को बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व है जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि सॉशस शेप का होता है। एक चीज़ नोट करिएगा यहाँ पर, जो हमारा ये मैंने बताया था यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, इसका शेप अगर पूछ ले, ठीक है, किस तरह का शेप होता है इसका, तो ध्यान रखना इसका शेप जो होता है वो सॉशेज शेप का होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखेंगे एक बार आप।
बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अ सेल इन टेक्स इन द फ्लूइड, ठीक है, तो सेल टेक्स इन द फ्लूइड अलॉन्ग विद डिजॉल्व स्मॉल न्यूक्लियस, अंदर ले रहा है। मूव वेस्ट मेटल फ्रॉम विद इन द सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये गलत होगा इसको, अच्छा सॉरी सॉरी, एक्सो ही तो पूछा है, तो एक्सोसाइटोसिस ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल मटेरियल ले रहा है तो इसको फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पर फ्लूइड ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस हो जाएगा। नाइन्थ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेल शेप्स एंड टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स। इरेगुलर अमीबा, बिल्कुल अमीबा अदरक की तरह कहीं से बढ़ता है। क्लामिडोमोनास ओवल शेप का होता है, अंडे के शेप का, ये भी सही है। मसल सेल इलोंगेटेड होती है, और नर्व सेल ऑब्लॉन्ग नहीं, ये भी इलोंगेटेड होती है। अभी ना तो हम मतलब अमीबा का तो स्ट्रक्चर देखा है, ना तो क्लामिडोमोनास देखा है, ना मसल सेल देखी है, ना नर्व सेल देखी है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, इलोंगेटेड नेचर की होती है ये। 10th, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, कोशिका की ऊर्जा मतलब पावर हाउस, तो ये क्लोरोप्लास्ट को नहीं, ये तो होता ही नहीं है एनिमल सेल में। ये तो सिर्फ प्लास्टिड में, जो कि होता है किसमें, प्लांट सेल में, उसमें देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये जो हमारा सेल कंटेंट को जो होल्ड करके रखता है वो साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये बाकी सेल ऑर्गेनल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व है, प्लस हमने पढ़ा तो सॉशियस शेप का है, प्लस 2 लेयर होती हैं, आउटर वाली पोरस, इनर वाली एटीपी का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है उसको क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और एक चीज़, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। और एक चीज़ कुछ याद आ रही थी एकदम से, पता नहीं दिमाग से चली गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जरा सा बताएंगे। अ प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो पादप कोशिका भित्ति है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो प्लांट सेल वॉल की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की नहीं। तो सेल वॉल तो बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। ठीक, लिपिड और प्रोटीन, लिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। 50-50% का कंपोजिशन होता है। कमेंट बताना है कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। ठीक है, अगला 12th, बिल्कुल साक्षी तिवारी, ब्यूटी सिंह, आदित्य जायसवाल, प्रीति, पीका, प्रमुख, प्रियंका, श्रुति, आकाश, पात्रा, थॉट्स, बिल्कुल सही सभी का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, देखो कितना आसान है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। कहाँ बनता है, कहाँ बनता है ये कहाँ बनता है, और इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है वो कहाँ बनता है, हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम भरा होता है वो कहाँ, गोल्गी अपरेटस, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व होता है। कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवरी करी थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्ट में। इसके 2 पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, स्मूथ वाला फैट लिपिड का सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। लाइजोसोम बनता है गोल्गी अपरेटस में बनता है उसके अंदर, और हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है ये बनता है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है ये। 13th, one characteristic of viruses is that they do not show any signs of the life unless they enter a living host and start multiplying using the host का cell. What is the main reason behind this? They camouflage themselves as non-living to find a host. They lack cell membrane and other cell organelles. They lack DNA. They need heat of the host body to multiply. जैसे कि हमने कोविड देखा था, कोरोना वायरस। यस, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे वो भी राइबोसोम के रिगार्डिंग, एंड दैट इज कहाँ गया राइबोसोम के बारे में, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था ना। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम होते हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये करी थी जॉर्ज ई पैलेड ने। ठीक है, जॉर्ज ई पैलेड ने इनकी डिस्कवरी करी थी, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इनके अंदर क्या होते हैं, दे लैक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती है, और इसी वजह से यही कारण है, ठीक है, यही कारण है कि क्यों जो हमारे ये जो वायरस होते हैं इनके अगेंस्ट काम नहीं करती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और सॉरी एक सेकेंड, सेल वॉल नहीं होती इनमें, और दे लैक डीएनए। ठीक है, डीएनए नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगा ये आरएनए लिखा हुआ, आरएनए होता है इनकी जगह। ठीक है, एक सेकेंड, दे कैमोफ्लेज, ये तो होगा नहीं। ठीक है, एंड दे नीड होस्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक,
बी होगा इसका आंसर, ठीक है, बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दे लैक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जो हमारा कोरोना वायरस था वो उसमें डीएनए नहीं था, ठीक है, लेकिन उन तरह के वायरसेस को बोलते हैं रेट्रो वायरस, जिनमें कि जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है। जिनका डीएनए का बना होता है वो तो नॉर्मल वायरसेस होते हैं, लेकिन जिनमें आरएनए का बना होता है उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, एंटीबायोटिक क्यों वर्क नहीं करती उनके अगेंस्ट, वो तो खैर डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट, जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट वर्क करता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पूरा सेल वॉल वगैरह फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको होने नहीं देता एंटीबायोटिक। ये लोग कुछ करते नहीं हैं, ठीक है, इस वजह से। तो कोविड वायरस में क्या देखा था हम लोगों ने कि वो हमारे लंग के सेल को यूज़ कर रहे थे खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे क्या है, मतलब वही सेम वायरसेस के साथ हाल होता है कि इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी के बीच में रखते हैं। पूरी तरह से लिविंग भी नहीं होते हैं और पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं होते हैं। ये काइंड ऑफ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लिविंग कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देते हैं जब इनको कोई होस्ट सेल मिलता है तभी। विच सेल ऑर्गेनल एंजाइम कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटीरियल्स। तो भाई डाइजेशन में सेलुलर वेस्ट और फॉरेन मटेरियल में कौन हेल्प करता है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया। लिपिड प्रोडक्शन में तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है, स्टोरिंग पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने, एक्चुअल में ये पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जब रेस्पिरेशन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर रेस्पिरेशन हम देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, जहाँ पर राइबोसोम होगा। राइबोसोम कहाँ पे होता है, आरईआर में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इन प्लांट सेल्स विच सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है। सर ब्लैक बैकग्राउंड विद येलो कलर पेन, अच्छा, सबकी अपनी अपनी अलग ख्वाहिश रहती हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड ब्लैक ले आओ तो वाइट का डिमांड रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लाइजोसोम पेरोक्सिसोम किस में इन्वॉल्व होता है, एक तो फैटी एसिड को ब्रेक करता है, फैटी एसिड्स को ब्रेक करने का काम होता है इसका, प्लस ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ठीक है। अरे भैया संगीता मुखर्जी, इंटरफेस भी तो होता है कुछ, मैंने बताया तो था इंटरफेस होता है ना, सबसे पहले तो इंटरफेस होगा, देन प्रोफेस और मेटाफेस एंड देन एनाफेस एंड देन टीलोफेस होगा, पहले तो इंटरफेस होगा, ठीक है। चलो, when two nuclei fuse together forming one nucleus during cell fusion it is known as synkaryon, eukaryon, heterokaryon या फिर syncytium। तो इसको बोलते हैं synkaryon, जहाँ पर दो न्यूक्लियस फ्यूज करके सेल डिवीजन के टाइम पे एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। 18th, विच टाइप ऑफ सेल लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सेल डिवीजन क्या डिटेल नहीं बोलोगे, 9+ पीयूष होता क्या ना, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सिलेंडर लाइक। अब ये क्या करते हैं, नौ ऐसे इनका क्या होता है, पेरीफ्री में से ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप स्ट्रक्चर में ये अरेंज होते हैं। तो अगर बीच में अगर दो यहाँ पर पेयर ऑफ आ जाते हैं सेंट्रियोल तो उसको बोल देते हैं 9+2, ठीक है। और अगर मतलब ये ऐसे पेरीफेरी में अरेंज हो गए और बीच में एक भी पेयर ऑफ नहीं है आपका सेंट्रियोल तो उसको बोलते हैं 9+0 स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, विच टाइप ऑफ सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो, जो लोग प्रो होते हैं, जो सेल प्रो हो गई हैं उनको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की, क्योंकि प्रो स्टेज में पहुँच चुकी हैं। जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या है, ये पूरे प्रो स्टेज में पहुँच चुके हैं। तो ये प्रो कैरेटिक, इनमें और यूकैरियोटिक में क्या क्या कॉमन होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया था, सेल मेम्ब्रेन कॉमन होती है, और क्या कॉमन होगा, साइटोप्लाज्म कॉमन होगा, और एक चीज़ जो हमारा कॉमन होगा जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी, दिस इज़ राइबोसोम, ठीक है, दिस इज़ राइबोसोम, ठीक है। ये तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, बाकी यूकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं सारी चीज़ें और इसमें नहीं होती हैं। और इसमें जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसको एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, तो एनर्जी फैक्ट्री हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पेरोक्सिसोम पढ़ चुके हैं, अभी लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, गोल्गी अपरेटस भी पढ़ चुके हैं। अगला,
अंशिका सर यहाँ पर पायरेसी चल रही है। अच्छा, किस चीज़ की? अतुल मीना, ये सफिशिएंट है। चलो, तो व्हाट स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स डज द फाइलम निडेरिया हैव टू कैप्चर? ये तो नहीं करना है अभी, ठीक है। आंसर स्टिंगिंग सेल होगा, लेकिन अभी नहीं, जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाला चैप्टर करेंगे वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? तो जिस तरह हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम का होता है, क्या सेल को सपोर्ट करना और उसको शेप प्रोवाइड करना। ये तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया करती है। सेल डिवीजन में तो हमारा जो सेंट्रोसोम है वो इन्वॉल्व होता है ना। सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा इन्वॉल्व होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम इन्वॉल्व होता है। 22 द बासोफुलिक न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स दैट आर स्कैटर्ड नर्व सेल्स में। अगेन इसको जब मैं न्यूरॉन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, आंसर इसका निस्ल बॉडी होगा। एक्चुअल होता है क्या, जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन, उसमें प्रोटीन बनाने का काम इनका होता है, निस्ल बॉडीज़ का, ठीक है, तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा। इन विच ईयर, किस साल जो है रुडोल्फ वर्चोव ने ओमनिस सेलुला ए सेलुला ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी नई सेल बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पुरानी सेल एग्जिस्ट कर रही है उससे। 1855। तो कौन कौन सी डेट याद करनी है हमें? याद करो, एक तो 1665, ठीक है, और एक 1674। इस साल डिस्कवरी हुई थी डेड सेल की, इस साल डिस्कवरी हुई थी लिविंग सेल की 1674 में, और 1855 में डिस्कवरी हुई थी किसकी? वर्चॉफ की सेल थ्योरी, और 1838 में शेल्डन और स्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी। बिसाइड द सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल के अलावा देर आर वेरियस टाइप ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट विद इन द सेल। उनको क्या बोलते हैं? जो कोशिकांग के अलावा जो निर्जीव घटक होते हैं, तो उनको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। याद आया आपको? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज टू प्रोड्यूस एंड असेंबल राइबोसोम। प्रोड्यूस करना और असेंबल करना राइबोसोम को। जेई 2024। न्यूक्लियोलस, याद आया? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर सप्लाई कर रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो वो होता है न्यूक्लियोलस। 26, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी इन यूकैरियोटिक एनिमल्स? तो एनर्जी जनरेट करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाने का इसका काम होता है, ठीक है। 27th यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन हैव वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, क्लास कब तक चलेगी? बस 2-3 क्वेश्चन और है। Eukaryotic organism can have very complex functions to sustain themselves. At the cellular level, these involve several different types of chemical function like energy production, metabolism, etc. What are the membrane-bound structure called, which are present within the cell to keep each of these functionalities separate? Membrane-bound structure जो होता है, जो which are present within the cell to keep each of this, तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑर्गेनल होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगला है विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी? कौन बनाता है? तो एटीपी बनाता है न्यूक्लियस? नहीं, ये तो बाकी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अभी इसके बाद में रिवीजन आपको करवाऊंगा, ठीक है। सर इज गैलीसेप्टिकम इज नॉट द स्मॉलेस्ट सेल? राठी जी, मैंने क्या बताया था? माइकोप्लाज्मा, और उसी को ही बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मैंने बताया तो था कि उसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, वही चीज़ होती है, ठीक है। वाई शेप्ड प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय द इम्यून सेल्स टू डिफेंड आर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरियन वायरस? तो इसको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। कोलेजन काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये रामचंद्रन जी ने दिया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो आंसर होगा सेल। अब देखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 70 क्वेश्चन है, यानी 30 किए हैं, 40 बाकी हैं। ये 40 आप करेंगे, प्लस यूपीएससी वाले के जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ मैं आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि ढेरों क्वेश्चन है, 40 ही है, तकरीबन कम से कम 40 वो भी हैं, मतलब 40 प्लस ही हैं, लेकिन 40 तो हैं ही, 40 से 45, तो 80 क्वेश्चन मान लो। और 80 क्वेश्चन अभी एकदम कॉन्टिन्यूएशन, तो फिर आप बोल जाएंगे, है ना। और फिर जल्दी जल्दी होगा, मेन मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन करने का, और जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो शाम को क्लास रख लेंगे बैच के अंदर, वहाँ पर तो आप रिवीजन कर लेना तब तक। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने आपको बोला था कि मैंने स्लाइड लगा रखी शुरू में, इसके थ्रू हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मुश्किलात हुई है, ठीक है, तो
विकास हुड्डा नहीं, ये बैच की क्लासेस होती हैं तो वो ऐप में जाती हैं इसकी रिकॉर्डिंग। वो टाइप्स नहीं होती है माइटोसिस की, उपासना सिंघा, वो एक्चुअल में स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं इसका जो भी हमने पढ़ा है। तो हमने सेल के बारे में सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ी कि फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक बिल्डिंग और ब्लॉक होता है लाइफ का। ठीक है, अब एकदम फोकस कर लेना, आराम से रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, डिस्कवरी डेड सेल की होती है। पहले तो मृत कोशिका की होती है, फिर जीवंत कोशिका की होती है। डेड सेल देन लिविंग सेल। डेड सेल की कौन करता है? रॉबर्ट हुक करते हैं, 1665 में करते हैं। लिविंग सेल एंटनी वॉन लीवेनहॉक 1674 में करते हैं। ठीक है, पॉन्ड वाटर में करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म का नाम प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे देते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है? आउटर कवरिंग होती है, लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेमी या फिर सेलेक्टिव परमिएबल होती है, और शेप प्रोवाइड करती है सेल को। बनी किसकी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, 50% प्रोटीन और 50% लिपिड। इसके बाद सेल वॉल, प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगस में, पादप में, बैक्टीरिया में और कवक में जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल होती है। इसका मतलब ये नहीं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में होती है। जहां जहां सेल वॉल होगी तो ये दो तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, डबल मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर। सेल वॉल की अगर बात करें तो अगर सेल वॉल आउटर कवरिंग है जिसमें भी प्रेजेंट है तो वो शेप प्रोवाइड करेगी। ये डेड होती है, ये यानी कि नॉन लिविंग होती है। ये फुल्ली परमिएबल होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट में, ये बनी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की, और फंगस में चिटिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है? जो नॉन लिविंग जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि पिगमेंट और न्यूट्रिएंट वगैरह, वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाते हैं। देन न्यूक्लियस क्या होता है? इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल के अंदर जो बैठा हुआ है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियोलस बैठा हुआ है। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है? राइबोसोम बना रहा है, और इसके अंदर धागा टाइप स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं उसको। वो क्रोमोसोम बन जाता है सेल डिवीजन होने पे, और जब सेल डिवाइड होता है तो अभी उसके बारे में चलो सेल डिवीजन में ही पढ़ेंगे हम। सेल ऑर्गेनल पे आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनल पे अगर हम आते हैं तो यहां पर सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सिस्टर्ने बोल रहे हैं उसको हम। ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों को कर रहा है? तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है। रफ क्यों है? राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम जॉर्ज जी पेलेडे ने डिस्कवर किया था। कौन राइबोसोम बना रहा है? पीछे पड़ा था न्यूक्लियोलस ने। स्मूथ क्या कर रहा है? ये फैट और लिपिड बना रहा है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो उसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ट्रांसपोर्ट करके गोल्गी अपरेटस को पहुंचा देता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है और डिस्पैचिंग करता है। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है, तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से पुकारते हैं हम इसको। ठीक है, अब गोल्गी अपरेटस कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसमें एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। ठीक है, ये होता है सिस और ये होता है ट्रांस। सिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और ट्रांस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस होता है कॉन्वेक्स, ट्रांस होता है कॉनकेव और मैच्योरिंग होता है नेचर का। ये पढ़े थे। देन आ गए थे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सॉशस शेप का है। लेंथ कितनी है इसकी? 102 माइक्रोमीटर की है। ठीक है, और डायमीटर तो और कम है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का है डायमीटर। सॉशस शेप के अलावा इसमें डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है। आउटर बाहर वाली तो पोरस नेचर की है जो ऑक्सीजन ले लेती है, और अंदर वाली एटीपी बनाती है, एनर्जी बनाती है एटीपी के फॉर्म में। उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं एटीपी को। और क्योंकि एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम अपने पास रखता है। प्लास्टिड भी खुद का डीएनए और राइबोसोम अपने पास रखते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। 3 तरह के होते हैं। क्लोरो, जिसमें क्लोरोफिल होती है तो ये खाना बनाते हैं। क्रोमो, कलर प्रोवाइड करते हैं। और ल्यूको, जो स्टोरेज करते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं। एमाइलो, एल्यूरो और इलाइयो। एमाइलो क्लोरो कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो रो रा प्रोटीन, ठीक है, और इलाइयो फैट।
ठीक, प्लास्टिड हो गया ये। वैक्यूल क्या कर रहे थे, वैक्यूल्स जो थे ये एनिमल में भी है और प्लांट सेल में भी है, लेकिन एनिमल सेल में क्या है, छोटे हैं बहुत और बहुत मल्टीपल हैं, एक नहीं है। यहाँ एक है, बहुत बड़ा है 50 to 90% और परमानेंट है, यहाँ पर टेम्परेरी है। यहाँ पे ये सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है एनिमल सेल में जो वैक्यूल है, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम कर, मतलब मेनली न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम, थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लाइजोसोम जो है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। बनता कहाँ पे, ये बनता है गोल्गी एपरेटस में। इसका जो एंजाइम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है लाइजोसोम का, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और ये वेस्ट डिस्पोजल के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो काफ़ी डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट करके रख लेता है। देन सेल डिवीजन पढ़े, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तब्दील हो रही है। यहाँ पर एक पेरेंट सेल पहले दो डॉटर सेल, देन वो फर्दर दो दो डॉटर सेल यानी चार डॉटर सेल में बन रही है। तो यहाँ पर डाइप्लॉइड सेल बनती है, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड बनती है, यानी पेयर में नहीं होते क्रोमोजोम, सिंगल सिंगल क्रोमोजोम होता है, ठीक है। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मेयोसिस जो होते हैं ये आपकी जर्म सेल में होती हैं, ठीक है, जर्म सेल में। इसकी क्या क्या स्टेजेस पड़ी थी, तो G0 जो मतलब एक स्टार्टिंग होती है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ स्टेज होती है वो G1 फेज होती है। देन होती है S फेज, जिसको डीएनए सिंथेसिस या फिर यहीं पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। देन डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ होती है अभी देखते हैं। देन इसके पास G2 यानी प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, देन आपका माइटोसिस हो जाता है। इन तीनों स्टेजेस को बोलते हैं इंटरफेज। देन यहाँ पे होता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलियोफेज और साइटोकिनेसिस हो जाती है देन उसके बाद, ठीक। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए की कॉपी चली जाती है किसके पास, डॉटर सेल्स के पास। अगर एक स्ट्रैंड ही जाता है, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल का डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने किया था। तो अगर एक स्ट्रैंड जाता है और पेरेंट सेल से और एक डॉटर का होता है इस तरह से, तो उसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमेस होता है हमारा एंजाइम, लाइगेस होता है ग्लू की तरह ऐड करता है, हीलियोकेस होता है जो क्या करता है स्ट्रैंड को अलग अलग करता है, और पॉलीमरेज होता है। तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ये डीएनए रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करते हैं। बस इतना ही पढ़े थे। इसके बाद फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़े थे। एंडो का मतलब होता है अंदर लेना और एक्सो का मतलब बाहर दे देना। फैगो मतलब खाना खाना, पीनो मतलब पानी पीना, ठीक। सर इन पॉलिटी अमेंडमेंट एंड एक्ट नॉट टेकन, आदर्श एक्ट नहीं हुआ है, वो मैं एक दिन बीच में क्लास रखवा के करवा दूंगा। अमेंडमेंट हो चुका है, या तो आप सो रहे हैं या तो आप समझे नहीं हैं जो मैं रोज़ क्लास में चिल्लाता था, ठीक है। अमेंडमेंट हो चुका है, अब पता नहीं आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं हुआ। आत्मविश्वास, एक सेकेंड, माइक्रोट्यूब्यूल ना, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो जैसे हमारी हड्डी होती हैं तो हड्डी की तरह होते हैं। ये सेल साइटोस्केलेटन का एक मेन पार्ट होते हैं जो सेल के कंटेंट को मतलब एकदम पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल बनते कहाँ पे हैं, वो सेंट्रोजोम में बनते हैं, ठीक है। मज़ा आ गया सर। साइटोसोल का बना होता है साइटोप्लाज्म। असम ये होंगे लगभग 2 वीक। ब्लैक इंक रिएक्शन बिल्कुल आनंद परफॉर्म करी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज वो जब न्यूरॉन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे उसके बारे में पढ़ाऊंगा, कैमिलो गोल्गी न्यूरॉन के बारे में जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहाँ पे ब्लैक इंक रिएक्शन। राज्यपाल का आर्टिकल्स किस देश से लिया गया, आर्टिकल किस देश से नहीं लिया गया राज्यपाल का आर्टिकल, ठीक है। जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है बाय दी सेंटर वो हमने कनाडा से लिया है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर होती है वो हमने कनाडा से लिया है।
अनुराग सिंह वो भी एक्ट वाली क्लास में ही करवा दूंगा, जो सोर्सेज सेपरेट नहीं हुए ना, तो एक्ट वाली क्लास में समराइज़ कर लेंगे। और शाम को तैयार रहेंगे बैच में। मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ तो शेयर कर ही देता हूँ, प्लस जो यूपीएससी वाले क्वेश्चंस की है वो पूरी शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कर लेना। शाम को क्लास लगाऊंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें हम लोग को क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और जिन लोगों को बैच वैच लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, परमार जी के बैच 3.0 ऐप से आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, ऐप से आप ले सकते हैं, वहीं पे आपको कंप्यूटर बैच के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक रोटेशन, हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। नहीं वो नहीं पढ़ना है, माइटोसिस आस्था। थायमिन की जगह यूरेसिल कहाँ पे? हाँ तो यही तो बताया है कि एडिनाइन का पेयरिंग यूरेसिल के साथ होता है आरएनए में, आरएनए में इसका पेयरिंग यूरेसिल से होता है। सेंट्रियोल को डिफाइन कर दो। सेल सेंट्रियोल, बस ये ध्यान रखो कि ये सेंट्रियोल जो होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम का पार्ट होते हैं, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर बता दिया। हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन है। वो हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पढ़ा था। ठीक है, कि किस तरह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में होता है। अरे भाई हर चीज़ हाई से लो में ज्योग्राफी में पढ़े थे हम लोग। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड मूव करती है, हाई से लो की तरफ ही होता है। जैसे कि मान लो मुझे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, मान लो फॉर एग्जांपल बायो में, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप थोड़ा सा, है ना। एक बार सब रिपीट कर दो। अभी तक क्या घुइयाँ छील रहे थे जब रिविजन करवा रहे थे? ये जब करवा रहे थे तो क्या करवा रहे थे यहाँ पे? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। या फिर यहाँ पे कोई शो चल रहा है कि वंस मोर? अभी ये क्या करवा रहे थे यहाँ पे? हैं आते सिकुड़ गई बोल बोल के, और अभी फिर से एक बार फिर से करवा दीजिए। फिर से ना शुरू कर लें, हटा हटा के फिर से स्टार्ट करते हैं लेक्चर, फिर ऐसे 2 घंटे रगड़ते हैं। शाम को अभिषेक है तो मैं टाइम बता दूंगा, अभी फिक्स नहीं है। आई थिंक 7 PM पे होगा क्लास, मोस्ट प्रॉब्ली 7 PM को होगा। ठीक है, 7 बजे। वो ये सारे क्वेश्चन और वो यूपीएससी वाले। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है सिलेक्टिवली जो चीज़ें अंदर आती हैं, सारी चीज़ें अगर अंदर आ रही हैं तो फ्रीली परमेबल, जो सेल वॉल होती है सिलेक्टिवली आ रही हैं तो वो। ठीक है, हिंदी का तो पैराग्जिसोम का नहीं पता है मुझे, श्री हरी सर नाम। 2 हफ्ते होंगे भाई, BTSC चाहिए है ना, 2 हफ्ते लगभग। थैंक यू SSC विद SRV। चले, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल हाँ टिश्यूज़ चैप्टर में मॉर्निंग में। ठीक है, थैंक यू।